नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अगर हम प्रारंभिक परीक्षा के अलग अलग प्रश्नों की चर्चा को देखें तो आज जो हम यहाँ पर आपको उत्तर उपलब्ध करा रहे हैं उसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था के जो भाग है उसकी चर्चा करेंगे। और जैसा आप जान रहे हैं कि हम यहाँ पर जो सेट डी है उसके संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो कुल मिलाकर 17 प्रश्न यहाँ पर आए हैं। तो सामान्य तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में माना यह जाता है कि 15 से लेकर 20 प्रश्नों की एक संभावना रहती है। कभी कभी 15 से कुछ कम हो सकते हैं, वरना 15 लगभग आपके आते ही हैं। कभी कभी ये 20 के ऊपर भी गए हैं, लेकिन 15 से 20 के बीच का जो आंकड़ा है वो लगभग आपका हमेशा रहता है। तो आज देखिए 17 प्रश्न हैं। और जहाँ तक भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्नों की बात करते हैं तो प्रश्नों का स्वरूप आप देखें तो काफ़ी एक तरह से एक आधारभूत या सैद्धांतिक जो पक्ष हैं वो पूछे गए हैं, जो करंट के साथ जुड़े हुए हैं। फाइनेंशियल मार्केट को लेकर या बैंकिंग के संदर्भ में आप देखें, बिल्कुल कह सकते हैं आधारभूत क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत कठिन एक तरह से सेक्शन नहीं है अगर हम पिछले साल से तुलना करके देखें। तो अगर मैं कहूँ तो भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्शन एक तरह से एक ईजी सेक्शन आपके लिए है, जहाँ पर 17 में अगर हम देखें तो 14 से 15 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपने हमारे अलग अलग क्लासेस या अन्य जो भी हमारी चर्चाएं उनको विस्तृत रूप में देखा है। चलिए आज के सत्र को बढ़ाते हैं आगे और भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यही यदि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए अपने ऋण पर चूक करता है तो यूएस ट्रेजरी बॉन्डों के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। दूसरा कथन, यूएसए सरकार द्वारा ऋण कोई मूर्त यानी हार्ड परिसंपत्ति द्वारा समर्थित नहीं है बल्कि केवल सरकार के विश्वास से समर्थित है। देखिए अगर हम अमेरिका के ट्रेजरी बिल की बात करें तो एक तरह का जैसे भारत सरकार सरकारी प्रतिभूति जारी करती है उसी तरह से है, लेकिन ये जो बॉन्ड होते हैं यानी अगर हम ट्रेजरी बिल की बात करें अमेरिका में तो ट्रेजरी बिल को किसी हार्ड एसेट जैसे करेंसी या किसी और के साथ में एक तरह से एक कह सकते हैं सुरक्षा नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर अमेरिका सरकार की जो क्रेडिट की एक कह सकते हैं एक क्षमता है या कह सकते हैं उनकी जो क्रेडिट कैपेसिटी है उस आधार पर इन ट्रेजरी बॉन्ड में एक तरह से पैसा लगाया जाता है। तो जो ट्रेजरी बिल होते हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका सरकार की पूरी क्रेडिबिलिटी पर एक तरह से आधारित होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा कथन आप देखें यहाँ पर तो ये बिल्कुल सही है। और पहले कथन की बात करें तो ये दूसरे से पहला वाला कथन आता है, क्योंकि ये अमेरिका सरकार की क्रेडिबिलिटी पर है तो किसी हार्ड एसेट के आधार पर नहीं है, तो आप इसे क्लेम कैसे करेंगे। हाँ, ये अलग कहा जाता है कि अगर इस तरह के कोई स्थिति है कि अमेरिका सरकार डिफ़ॉल्ट करती है, वैसे आज तक ध्यान रखें अमेरिका सरकार ने ट्रेजरी बिल पर कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। एक ऐसी स्थिति पिछले साल बनी थी जब उनके पास उनके भंडार नहीं थे, तो वो समस्या हो सकती है, लेकिन ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। तो ये लगभग सबसे सुरक्षित एक तरह से ऋण के साधन माने जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें दावों का प्रयोग करने की जो स्थिति है वो बिल्कुल सही बात है कि दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे किसी एसेट के बदले में ये आपके जो ट्रेजरी बिल में जारी नहीं होते। तो इस आधार पर दूसरे से आप कहीं ना कहीं पहले कथन पर आ सकते हैं, यानी दूसरे के आधार पर पहले का एक जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं सही गलत है वो आप पता कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के आधार पर पहले पर एग्जैक्टली जा सकते हैं ऐसा एक तरह से नहीं है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखें कि दोनों कथन यहाँ पर सही है, लेकिन आप दूसरे के माध्यम से पहले वाले की सही रूप में व्याख्या नहीं कर सकते हैं। देखिए पहला जो कथन दिया गया वो कि आप दावा प्रयोग नहीं कर पाएंगे, इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार की तरफ से ऐसे किसी भी एक तरह से नियम है वो ट्रेजरी बिल में नहीं दिए गए, तो वो प्रावधान में है यानी ट्रेजरी बिल के लेन देन के संदर्भ में। तो उस आधार पर आप देखें हम कहते हैं कि दोनों कथन यहाँ पर सही है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो पहले वाले को एग्जैक्टली एक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। कुछ हद तक जरूर कर सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए उत्तर आपका हो जाता है बी। अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी 32वां जो प्रश्न, यानी अगर हम डी सीरीज की बात करते हैं तो हमारा वैसे दूसरा प्रश्न है। पहला कथन, सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ताओं के चूक डिफॉल्ट का जोखिम बढ़ाता है। अब देखिए यूपीएससी की तरफ से जो प्रश्न दिए जाते हैं उसमें जो ट्रांसलेशन होता है उसमें सबसे बड़ी समस्या यही है। अब अगर हम इंग्लिश का एक तरह से यहाँ पर प्रश्न देखें तो बढ़ाता की जगह पर लिखा हुआ है स्प्रेड, और स्प्रेड और बढ़ाना बिल्कुल अलग अलग शब्द है। स्प्रेड का मतलब एक तरह से विस्तारित करना या आगे बढ़ाने से मतलब है, बढ़ाना यहाँ पे बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिख रहा है। अगर आप केवल हिंदी का देखेंगे तो ये पहला कथन आपको लगेगा गलत है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश वाला आप स्टेटमेंट भी साथ साथ पढ़िए। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि हिंदी का प्रश्न करिए तो इंग्लिश के प्रश्न के जो भाग हैं उनको जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि सामान्य तौर पर आप देखें सामूहिक उधार मतलब जिसको हम बोलते हैं, जिसके लिए एक तरह से सिंडिकेट लेंडिंग इसे कहा जाता है। इंग्लिश का शब्द ही बिल्कुल अलग हो जाता है, इसके लिए सिंडिकेट लैंडिंग शब्द एक तरह से उपयोग किया जाता है। यानी मान लीजिए कोई ए परियोजना है, इसमें कई उधारकर्ताओं के द्वारा मिलकर एक तरह से लोन दिया जाता है।
तो जब कई उधारकर्ता किसी परियोजना में लोन देते हैं तो लोन का जोखिम क्या है, स्प्रेड कर जाता है। इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट कर क्या कर दिया है, बढ़ाता है, और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग शब्द है। तो स्प्रेड करना इंग्लिश का शब्द बिल्कुल सही है कि जोखिम को स्प्रेड कर दिया जाता है। तो कथन यहाँ पर पहला अगर आप देखें तो बिल्कुल सही है। दूसरा, सामूहिक ऋण एक नियत राशि एकमुश्त निधि हो सकती है, किंतु ऋण व्यवस्था क्रेडिट लाइन नहीं हो सकती। देखिए गलत है, ये नियत राशि हो सकती है, एकमुश्त हो सकता है, या क्रेडिट लाइन भी हो सकती है। क्रेडिट लाइन का मतलब ये है कि आपको मान लीजिए जैसे 100 करोड़ रुपए का लोन दे दिया गया, अब आपको जब जरूरत है तब उसको आप ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सामान्य तौर पर लोन क्या होता है कि एकमुश्त हमको ये पैसा मिल गया, ये लोन होता है। लेकिन क्रेडिट लाइन का मतलब ये है कि आपको 100 करोड़ की क्रेडिट लाइन दी गई है, जैसी आपकी जरूरत है आप उसमें से पैसा निकाल कर यूज कर सकते हैं। तो ये कहना कि क्रेडिट लाइन नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर दोनों कथन में आप देखें, जो पहला वाला सही है, लेकिन दूसरा ये जो बोला गया इस कारण से आपका हो जाता है गलत। यानी पहला सही है और दूसरा गलत है, तो उत्तर हमारा हो जाता है यहाँ पर सी। चलिए 33वें प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर डिजिटल रुपए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जब से आरबीआई की तरफ से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जारी की गई थी, ये प्रश्न एक तरह से पेंडिंग था। तो इस साल देखिए यूपीएससी ने इसे पूछ लिया है। और ये जो हमारी डिजिटल मुद्रा का रुपए जो जारी करने की बात है आरबीआई की तरफ से, इससे आप देखें कि खुदरा यानी रिटेल और साथ साथ अगर हम व्यापार की बात करें, दोनों के लिए इसे उपयोग किया जाएगा। सामान्य जो हमारा रुपए एक लीगल टेंडर करने करेंसी है, यानी जिसे हम बोलते हैं कि एक वैधानिक मुद्रा के रूप में है, उसी आधार पर कहीं ना कहीं एक तरह से इसको उपयोग किया जाएगा और ये सामान्य लेन देन में आपके उपयोग हो पाएगी। तो अलग अलग कथन देखते हैं। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई राष्ट्रीय यानी सॉवरेन एक करेंसी का हिस्सा होगा डिजिटल रूप में। यह आरबीआई के तुलन पत्र बैलेंस शीट पर देयता के रूप में दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर आरबीआई इसको जारी कर रहा है, तो बैलेंस शीट में देयता के रूप में ये कहीं ना कहीं एक रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, आरबीआई की। यह अपने डिजाइन से ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत है, यानी इसकी वैल्यू बढ़ने घटने को लेकर इन्फ्लेशन से जोड़ा गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सामान्य मुद्रा की तरह जारी किया गया, केवल डिजिटल रूप है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यह वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। तो किसी भी कमर्शियल बैंक में आप देखें डिपॉजिट के रूप में या एक तरह से लेन देन के लिए आप आसानी से इसका यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट सही है, 1, 2, 4, यानी आपका उत्तर हो जाता है डी। अगले प्रश्न को देखते हैं 48। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये जो कार्यक्रम है अगर हम देखें तो पहले भारत सरकार का एक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम था, उसको सरकार ने डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण एक कार्यक्रम में बदल दिया। और 2016 में सरकार ने ये जो नया कार्यक्रम पुराने कार्यक्रम को बदल कर लाए थे, इस कार्यक्रम को सरकार ने पूरी तरह से सेंट्रल सेक्टर की स्कीम बना दिया, केंद्रीय क्षेत्र की योजना। मतलब इसमें 100% पैसा भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और इसमें जितने भी लैंड रिकॉर्ड है, भूमि अभिलेख है, जिनको कैडस्ट्रल मैप भी कहा जाता है, मतलब लैंड की जो मैपिंग रहती है उसको पूरी तरह से डिजिटल किया जाएगा। और सरकार का ये भी एक तरह से कहना है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषाएं हैं उनमें हम एक तरह से रिकॉर्ड को उपलब्ध कराने का प्रमुख रूप से यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग कथन को देख लेते हैं। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करती है, यानी सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। 2016 में इसको परिवर्तित किया गया था, बिल्कुल सही है। इस योजना के अंतर्गत भू संपत्ति, देखिए कैडस्ट्रल लेकर थोड़ा कंफ्यूज किया गया। भू संपत्ति मतलब एक तरह से जो भी आपके लैंड मैप है उनके लिए मानचित्र डिजिटलीकरण किए जाएंगे। स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यंतरित करने की पहल की गई है। जैसे मान लीजिए किसी स्थानीय भाषा में और जो 22 भाषाओं में शामिल मान लीजिए नहीं है, तो सरकार का यह कहना है कि इस रिकॉर्ड को 22 भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाएगा या उसमें जारी किया जाएगा, जिससे कि जो भी कोर्ट केसेस है वहां पर समस्याएं एक तरह से ना पाए। तो यहां पर आप देखें तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, 1, 2, 3, तो उत्तर हमारा हो जाता है डी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए यहाँ पर अगर हम प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से यह कहा गया है कि महिलाओं की गर्भावस्था में खास तौर से आप देखें कि जो एक तरह से जैसे 3 ट्राइमेस्टर माने जाते हैं, 3-3 महीने के, 9 माह की गर्भावस्था की स्थिति है, पहला ट्राइमेस्टर, दूसरा और तीसरा। तो दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर में आप देखें एक तरह से जो भी चिकित्सीय जांच है उसके संदर्भ में प्रमुख रूप से इस अभियान में एक तरह से प्रावधान किया गया है। ध्यान रखिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की बात की गई है, योजना नहीं है। तो इस अभियान में 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर में एक तरह से जो भी जांच है चिकित्सीय उसके बारे में कहा गया है। यानी अगर बच्चे का जन्म हो रहा है उसके बाद की जो स्थिति है उसके बारे में यहाँ पर एक तरह से कोई भी प्रावधान नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट आप देखिए
किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल सेवाओं के लिए न्यूनतम पैकेज और प्रसवोत्तर, देखिए प्रसव के बाद 6 महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा की गारंटी प्रदान करता है। तो ये हिस्सा नहीं है, पहला भाग है लेकिन दूसरा नहीं है। तो ये एक तरह से आप देखें कि प्रसव के बाद की स्थितियों के लिए सुविधाएं नहीं है, ये प्रसव पूर्व है। तो इसीलिए पहला कथन हो जाता है आपका गलत। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा से नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। तो इसमें ये जरूर कहा गया है कि कोई मान लीजिए प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर है, वो चाहे तो किसी सरकारी एक तरह से हेल्थ सेंटर में जाकर इस अभियान के अंतर्गत अगर अपनी वो सुविधाएं देना चाहता है तो वो दे सकता है। तो यहाँ दूसरा कथन आपका सही है, केवल पहला गलत है। तो उत्तर आपका बी, केवल 2 कथन यहाँ पर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, देखिए योजनाएं एक तरह से लगातार आपको कहा जाता है कि जो भी योजनाएं सरकार की तरफ से चालू हैं, सरकार की तरफ से जिन्हें माना जाता है किसी विशेष क्षेत्र में ज़्यादा महत्व की हैं, उन पर आप ध्यान रखिए। जैसे इस योजना की अगर हम बात करें तो ये असंगठित क्षेत्र के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण योजना मानी जाती है। तो असंगठित क्षेत्र के जो कर्मी हैं, जिनमें माना जाता है कि मासिक रूप में उनकी आमदनी 15,000 रुपये या उससे कम है, उनके लिए पेंशन की ये एक तरह से स्थिति बनाती है, जिसमें आप देखें 18 से 40 आयु वर्ष के व्यक्ति भाग ले सकते हैं और न्यूनतम 55 से लेकर 200 रुपये तक आप यहाँ पर एक तरह से प्रीमियम देते हैं। और उसके आधार पर आप देखें आपको 3,000 रुपये तक का जो पेंशन है वो 60 वर्ष के बाद एक तरह से प्राप्त होता है। अगर जिसके नाम से पेंशन, अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो उसकी एक तरह से पत्नी है, या मान लीजिए अगर किसी महिला ने किया तो उसका जो पति यानी स्पाउस के लिए प्रमुख रूप से उसमें पेंशन पाने का प्रावधान है, परिवार के अन्य सदस्यों के लिए नहीं है। अब इस आधार पर जरा अलग अलग बिंदुओं को देख लेते हैं। इस योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु 21 से 40, 18 से 40 है, तो पहला गलत है। लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किए जाएंगे, यानी 18 से 40 में अलग अलग आयु में आप देखें जैसे आयु बढ़ती जाएगी अंशदान आपका बढ़ेगा। जैसे 55 18 साल के लिए है, जो 40 की एज में उसे 200 रुपये देना पड़ेगा, जितना आप देंगे उतना ही सरकार अंशदान करती है, उससे आपकी 3,000 की मासिक पेंशन बनती है। तो ये बिल्कुल सही है कि आयु विशिष्ट अंशदान इसमें किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी। बिल्कुल सही है। पारिवारिक पेंशन पति पत्नी और अविवाहित पुत्रियों पर लागू होगी। तो यहाँ पर आप देखिए केवल स्पाउस के लिए, जो अविवाहित पुत्रियां उनको एक तरह से नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें तो 2 और 3 स्टेटमेंट आपके सही हैं, पहला भी गलत है और चौथा भी। केवल स्पाउस यानी जो भी एक तरह से मान लीजिए हस्बैंड है तो उनकी वाइफ के लिए, अगर किसी वाइफ ने इस योजना में भाग लिया तो उनके हस्बैंड को इसका लाभ मिल सकता है, बच्चों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर 1 और 4 स्टेटमेंट गलत है, आपसे पूछा गया है सही, तो उत्तर आपका है 2 और 3 यानी बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं 66, और ये एक तरह का एक इनिशिएटिव है। देखिए ये भी कहा जाता है कि आपको अलग अलग जो भी संस्था वैश्विक स्तर पर जब भी इस तरह के कोई कार्यक्रम अनाउंस करती हैं तो आप ध्यान रखें किससे जुड़े हुए हैं, यानी 100 मिलियन फार्मर्स के लिए। तो यहाँ पर इसे आप देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये एक तरह की पहल शुरू की गई है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के साथ में एक तरह से हमारी जो सतत कृषि है उसको बढ़ावा देना है, और वैश्विक स्तर पर जितने भी किसान हैं उनके 5वें भाग को एक तरह से इस योजना के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर निजी और सरकारी संस्थाओं के द्वारा मिलकर एक तरह से काम किया जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल इसके साथ सही है, यह नेट शून्य यानी कार्बन न्यूट्रल होकर प्राकृतिक सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है जिसका लक्ष्य किसानों की पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से इसकी तरफ से कोशिश ये है कि किसानों की जो खेती की स्थितियाँ हैं वो सतत एक तरह से हो पाए, सस्टेनेबल हो पाए, और साथ साथ यहाँ पर यह भी कोशिश है कि जो भी खाद्य और एक तरह से वाटर रिसोर्सेज है वहाँ पर स्थितियों को थोड़ा सतत बनाया जाए। इसमें सरकारी और निजी संस्थाएं मिलकर एक तरह का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से ये पहल है। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट हो जाता है ए। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित विमानपत्तनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि ये 3 एयरपोर्ट हैं, डोनीपोलो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का, कुशीनगर यूपी में, विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन आंध्र प्रदेश में। इनका निर्माण नवीन ग्रीनफील्ड परियोजनाओं, देखिए ग्रीनफील्ड का मतलब ये होता है जहां पर बिल्कुल नया एयरपोर्ट लगाया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। मान लीजिए कोई पुराना एयरपोर्ट है उसको मॉडर्नाइज करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया, तो ये ब्राउन फील्ड है। तो 2 शब्द होते हैं, ग्रीनफील्ड और दूसरे अगर हम बात करते हैं ब्राउन फील्ड। तो ब्राउन फील्ड का मतलब ये हो गया कि ऐसे एयरपोर्ट जो ऑलरेडी पहले थे उसमें कुछ नवीनीकरण करके या कुछ परिवर्तन करके नया रूप लाया गया, तो ब्राउन फील्ड है। ग्रीन फील्ड मतलब बिल्कुल नया शुरू करना।
तो यहाँ पर अगर हम देखें डोनी पोलो, इसका उद्घाटन अभी हाल फिलहाल में ही किया गया था, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। कुशीनगर की अगर हम बात करें तो भारत सरकार की तरफ से घोषित था कि 21 भारत में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एक तरह से बनाए जाएंगे। उस कड़ी में कुशीनगर की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो ये बनने की प्रक्रिया में है। यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है कि जो एक तरह से यहाँ पर निर्माण का हो चुका भाग है, तो यहाँ पर पहला तो है, लेकिन दूसरे की संभावना एक तरह से नहीं है। विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की बात करें तो ये भी एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में ही कंस्ट्रक्शन की स्थितियों में था, क्योंकि दूसरा तो अभी आप देखें निर्माणाधीन स्थिति में है, इन प्रिंसिपल इसकी अप्रूवल हुई है, तो दूसरे के चांस तो नहीं है। आप जैसे दूसरे को हटाते हैं, आप देखिए इसे एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि कौन से एयरपोर्ट है जो ग्रीनफील्ड बनने के लिए प्रस्तावित है, तो आप देखें कुशीनगर में उसमें है, तो जैसे आप दो को हटाते हैं आपका उत्तर हो जाता है सी, 1 और 3। तो यहाँ पर डोनी पोलो और विजयवाड़ा एक तरह से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में उनका निर्माण हुआ था और अभी एक तरह से वो संचालित किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न, किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? देखिए कुल प्रजनन दर का मतलब यह रहता है किसी भी महिला के जो भी एक तरह से आप देखें कि चाइल्ड बेरिंग की जो एज है, मतलब जिस उम्र तक उसके द्वारा गर्भावस्था की स्थिति में जाया जा सकता है, वहां तक एक तरह से औसत जो बच्चे होते हैं उनकी एक तरह से यहाँ पर संख्या ली जाती है। यानी एक महिला की गर्भधारण आयु के अंत में उनसे जन्मे जीवित बच्चों की जो औसत संख्या होती है वो टोटल फर्टिलिटी रेट एक तरह से कहलाती है। देखिए पहले की बात करें तो एक वर्ष में जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चे, ये आपका एक तरह से क्रूड बर्थ रेट कहलाती है। जहां तक दूसरे की बात करें तो एक दंपत्ति की बात की गई है, तो दंपत्ति एक तरह सब देकर आप देखें बी और डी को कंफ्यूज करने का प्रयास है, लेकिन परिभाषा में महिलाओं के संदर्भ में बात की गई, दंपत्ति एक तरह से आधार नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। सी की बात करें तो जन्म दर घटा मृत्यु दर, तो ये एक तरह आप देखें परिवर्तन की स्थिति को दिखाता है जन्म दर और मृत्यु दर के में। तो इस आधार पर जब हम बात करते हैं कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट, तो उत्तर आपका क्या हो जाता है? डी। अगला देखते हैं 82वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती हैं। देखिए एनबीएफसी के बारे में आप ध्यान रखें कि 2020 में कोविड के समय में आरबीआई की तरफ से ये एक पहल उठाई गई जिसमें हम कहते हैं टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, TLTRO। तो रेपो सामान्य तौर पर आप देखें बहुत लघुकालीन एक तरह साधन होता है जिसमें आरबीआई ऋण देती है 7 दिन, 14 दिन, 1 दिन। यहाँ पर आप देखें लॉन्ग टर्म के लिए इसको लाया गया था, तो इसमें एनबीएफसी को एक तरह से ऋण उपलब्ध कराने के लिए इस तरह के कार्यक्रम लाए गए थे। तो यहाँ पर यह कहना कि ये लाभ नहीं उठा सकती, ऐसा नहीं है। सामान्य तौर पर जो एनबीएफसी आरबीआई के साथ में रजिस्टर्ड है लेकिन वो जमा स्वीकार न करती हो, उनके द्वारा कोई डिपॉजिट न लिया जाए, यानी नॉन डिपॉजिट वाली जो भी आपकी एनबीएफसी है और साथ साथ जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है, तो ऐसी कैटेगरी में जो एनबीएफसी हैं और जो जमा नहीं लेती हैं और जो आरबीआई के सीधे नियंत्रण में है, वो प्रमुख रूप से आप देखें यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, चल निधि समायोजन सुविधा, उसका लाभ एक तरह से ले सकती है। खासतौर से अगर हम रेपो विकल्प की एक तरह से बात करें, वैसे आज के समय में आप देखें रेपो, एमएसएफ और साथ साथ एसडीएफ, ये तीन मिलाकर इसका हिस्सा बन जाते हैं, रेपो और साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एमएसएफ। तो ये तीन का जो भाग है वो एक तरह से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए सुविधा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला कथन सही है। दूसरा, भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों के धारक बन सकते हैं। अब देखिए भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी योजना आरबीआई के माध्यम से चलाई गई जिससे कि एफआईआई निवेशक हमारे यहाँ सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं, और उस आधार पर आप देखें कि ये बिल्कुल सही कथन है जहां पर इस तरह का निवेश वो कर सकते हैं। भारत में तीसरा, भारत में शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच यानी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं। देखिए ये शुरुआत अगर आप देखें तो एनएसई की तरफ से प्रमुख रूप से की गई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उनकी तरफ से आप देखें डेट को लेकर, ऋण को लेकर अलग एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चलाया जाता है। तो इस तरह की स्थिति है कि भारत में जो स्टॉक एक्सचेंज, जो शेयर बाजार है, वो इस तरह के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चला सकते हैं क्योंकि एनएसई का इस तरह का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चलता है। जहां पर डेट बनता है, जैसे अगर हम बॉन्ड की बात करते हैं यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड है, उनको लेकर ट्रेडिंग का अलग एक प्लेटफॉर्म बना देना, तो स्टॉक एक्सचेंज इस तरह का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें 82 में तीनों कथन सही है, इसीलिए उत्तर हमारा हो जाता है सी, 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं। 83, भारत में निम्नलिखित में से कौन कॉर्पोरेट बॉन्डों और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं? बीमा कंपनियां बिल्कुल कर सकती हैं,
पेंशन निधि, पेंशन फंड बिल्कुल कर सकते हैं। खुदरा निवेशक हम और आप भी कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद सकते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों में आप देखें तो रिटेल डायरेक्ट जो योजना है उसके अंतर्गत हम कर सकते हैं, पहले भी कर सकते थे, अब तो सीधे खरीद सकते हैं। अब तो आप देखें रिटेल डायरेक्ट के लिए आरबीआई एक ऐप भी लेकर आ चुकी है, अभी हाल फिलहाल में ही आप देखें पिछले महीने इसको किया गया है। तो यहाँ पर ये कहना कि ये तीनों ही एक तरह से हिस्से तो बिल्कुल सही है, चाहे कॉर्पोरेट बॉन्ड हो या भारत सरकार की सरकारी प्रतिभूतियां। तो 83 में आपका उत्तर हो जाता है डी, 1 2 3 तीनों। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए फाइनेंशियल मार्केट पर हर साल आरबीआई की यूपीएससी की नजर रहती है। पिछले साल आप देखें कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग को लेकर एक शब्द पूछा गया था। आज देखिए फाइनेंशियल मार्केट का आपका एक हिस्सा पूछा गया है। ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, बहुत सारी अलग अलग कंपनियों के शेयरों को एक बास्केट में लाकर ट्रेड करना, जैसे सामान्य किसी कंपनी के शेयर होते हैं, वो कहलाता है ईटीएफ। तो यहाँ पर आप देखें जैसे पावर सेक्टर का ईटीएफ हो सकता है, गोल्ड ईटीएफ हो सकता है। तो उस तरह से एक विशेष क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों को ईटीएफ में लाया जाता है। पहला सही है। मोटर वाहन, देखिए यहाँ पर यह कहा गया है कि आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, कौन से वित्तीय यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब वित्तीय रूप में कौन आपके साधन है जिसमें लेन देन होता है। तो देखिए मोटर वाहन भी आप खरीदते बेचते हैं, लेकिन ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं कि फाइनेंशियल है, ये एक तरह का आप कह सकते हैं एक एसेट जैसी स्थिति है। तो ये कहना कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये नहीं है, क्योंकि इसको बेचकर खरीदकर या इसमें इस तरह से ट्रेडिंग नहीं की जाती है। तो दूसरा नहीं है। मुद्रा की अदला बदली, ये बिल्कुल आपका होता है। आप देखें जो फॉरेक्स मार्केट होता है, डॉलर का रुपए में, रुपए का डॉलर में, ये जो लेन देन होता है, ये बिल्कुल आपका एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा होता है, लेकिन दूसरे की संभावना नहीं है। 1 और 3 आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा है। इस आधार पर अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पर विकल्प हो जाता है डी। चलिए 85 क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, कृषि उत्पाद का भंडारण। देखिए यहाँ पर आपको आर्थिक गतिविधियां और यहाँ पर सेक्टर दिए गए। अगर हम कृषि उत्पाद के भंडारण की बात करते हैं, देखिए कृषि उत्पाद का भंडारण, उत्पादन तो प्राथमिक हो गया, भंडारण की एक तरह से बात करें तो उसे अगर हम कहीं पर स्टोर कर रहे हैं तो वो एक तरह का ऐसा सेक्टर हो गया जहां पर हम ये कह सकते हैं कि आप उत्पाद को अगर मान लीजिए जमा कर रहे हैं एक तरह से, अगर आप यहाँ पर एक तरह से उत्पाद को जमा करने की बात करें तो वो एक तरह का सर्विस देने वाली बात है, क्योंकि द्वितीयक में आप देखें कच्चे माल के उत्पादक का हिस्सा है, मैन्युफैक्चरिंग रहता है। तो ये एक तरह से आपका कहाँ जाना चाहिए, जाना चाहिए तृतीयक में। तो पहले का एक तरह हिस्सा मिलान सही नहीं है। डेयरी फार्म, ये बिल्कुल आपका प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है अगर हम पशुपालन की बात करते हैं। तीसरा, खनिज की खोज, ये दिया गया तृतीयक में। देखिए खनिज के संदर्भ में आप ध्यान रखें, तृतीयक सेक्टर एक तरह से ऐसा रहता है जहां पर सामान्य तौर पर सर्विस रहती है। तो आप देखिए खनिज की खोज को लेकर 2 यहाँ पर अलग अलग विकल्प हो सकते हैं। पहला एक तो ये पॉइंट हो सकता है कि अगर मिनरल की खोज की बात करें तो ये सीधे खनिज आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। एक दूसरा ये भी हो सकता है कि हम इन सैटेलाइट या अन्य प्रकार के डाटा का उपयोग करके कहीं पर किसी खनिज के बारे में अनुमान लगाएं, वो भी किया जाता है। तो वो अगर आप देखें तो वो एक तरह का क्वार्टरनरी सर्विस, यानी वो R&D में चला जाएगा, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चला जाएगा। तो अगर आप दोनों बिंदुओं से देखें तो प्राथमिक या एक तरह से जो चतुर्थक सेक्टर है वहां हो सकता है, तृतीयक की संभावना बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। तो इस आधार पर तीसरे की संभावना नहीं है। कपड़ा बुनाई, अब कपड़े बुनाई की अगर हम बात करें तो जैसे मान के चलिए कोई भी ऐसे सूती धागा है तो उससे वस्त्र का निर्माण कहाँ पर होगा, फैक्ट्री में होगा। फैक्ट्री कहाँ पर होगी, मैन्युफैक्चरिंग, वो आपका सेकेंडरी हो गया। तो कपास जो एक तरह से मिल रहा है वो प्राथमिक हो गया और उससे उत्पादन कपड़े का हो रहा है वो आपका किस में हुआ, सेकेंडरी में, यानी आपका द्वितीय। तो 2 और 4 आपके बिल्कुल सही मिलान है। इस आधार पर यहाँ पर 2 केवल सही है, यानी 2 मिलान सही है। तो उत्तर आपका है बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 87, भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आप देखिए अलग अलग आपको वस्तुएं दी गई हैं और अलग अलग यहाँ पर उसकी श्रेणी दी गई है। तो ये वस्तुएं और साथ साथ आप देखें अलग अलग इसकी जो श्रेणी कैटेगरी वो दी गई है, वो आपको एक तरह से यहाँ पर पता करना है। देखिए किसान का हल, कंप्यूटर, बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सूत, पेट्रोल। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रमुख रूप से दिया क्या गया, आपको प्रमुख रूप से यहाँ पर दिया गया है जो भी अलग अलग यहाँ पर हम तथ्यों की एक तरह से बात करें, एक है कार्यशील पूंजी और एक स्थिर पूंजी। दोनों का अंतर जरा ध्यान से समझिए। देखिए कार्यशील पूंजी का मतलब ये होता है कि वो हिस्सा जिसका एक तरह से उपयोग हो रहा है। स्थिर पूंजी इसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल, जो लगातार उपयोग करने से उसकी वैल्यू या उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर हम किसान के हल की एक तरह से बात करें तो किसान का जो हल का हिस्सा यहाँ पर आप देखें तो किसान का हल कहीं ना कहीं एक तरह से माना जाता है एक ऐसी पूंजी है जिसका लगातार आप एक तरह से, जैसे किसान के हल को चाहे तो इसकी जगह एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ट्रैक्टर को रख दें तब आप बात समझ पाएंगे। ट्रैक्टर एक तरह से क्या, एक तरह का फिक्स्ड एसेट है,
स्थिर आपकी पूंजी है, क्योंकि ट्रैक्टर आपने खरीद कर आप खेती को आगे बढ़ाते हैं। उसी तरह से अगर हम पिछड़े हुए क्षेत्रों में कृषि की बात करें तो वहां पर किसान का हल है। तो ये कार्यशील पूंजी नहीं है, कार्यशील पूंजी खपत होती है। जबकि हम किसान के हल की बात करें तो ये स्थिर पूंजी, यानी ये एक तरह का स्थिर पूंजी का भाग है। तो पहला गलत है। कंप्यूटर, ये कहीं पर भी फिक्स कैपिटल हो सकता है। कहीं पर मान लीजिए कि आप किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, बिलिंग करना है, तो आपने कंप्यूटर रख रखा हुआ है, उससे आप बिलिंग कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरह का फिक्स कैपिटल है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपका कंप्यूटर आप बार बार यूज़ करते हैं, बार बार हर 10 दिन में 5 दिन में उसको चेंज कर रहे हैं, वो आपका कई वर्षों का इन्वेस्टमेंट है। तो फिक्स कैपिटल में कंप्यूटर का हिस्सा आ जाएगा। बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत, अब अगर हम यहाँ पर सूत की बात करें तो सूत एक तरह का, ऐसे मान के चलिए सिर्फ सूती वस्त्र बना रहे हैं, तो सूत एक तरह का क्या हो गया, कच्चा माल हो गया। और जैसे कच्चे माल की बात करें, इसको खरीदने के लिए आपको पूंजी चाहिए, तो वो क्या है, आपके सूती वस्त्र बनाने का जो कारखाना, उसकी कार्यशील पूंजी क्या है, कच्चा माल, जिसको खरीदने के लिए आप पैसा लगा रहे हैं। तो ये कच्चा माल आपका एक तरह से क्या है, ये आपका एक तरह से वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी का हिस्सा है। क्योंकि अगर आपके पास सूती वस्त्र बनाना है तो आपके पास सूत तो चाहिए, आपको एक तरह से जो सूती धागे वो तो चाहिए, तो वो आपके लिए क्या है, वो कच्चा माल एक तरह से आपका क्या है, कार्यशील पूंजी, आपका वर्किंग कैपिटल है। तो यहां पर आप देखें स्थिर पूंजी दिया है, तो तीसरे की संभावना नहीं है। पेट्रोल की बात करें, कार्यशील पूंजी का हिस्सा, देखिए पेट्रोल अगर हम देखें, जैसे अगर हम किसी भी उद्देश्य, मान लीजिए कोई रिफाइनरी है, तो रिफाइनरी में पेट्रोल एक तरह से क्या, रॉ मटेरियल, कच्चा माल है, जैसा हमने पीछे बात करी, तो वहां पर क्या एक तरह का वर्किंग कैपिटल है। तो पेट्रोल कार्यशील पूंजी के रूप में हो सकता है। तो चौथे की संभावना यहाँ पर एक तरह से बन रही है। तो 2 और 4 की संभावना है, इस कारण से आपका केवल 2, तो हमारा उत्तर यहाँ पर एक तरह से हो जाता है। अगर हम 87 की बात करते हैं तो बी, केवल 2 यहाँ पर आपके एक तरह से लिए जाएंगे। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन को यहाँ पर हम देख लेते हैं। और यहाँ पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन की जब एक तरह से बात करेंगे तो ये एक तरह से आप ध्यान रखिए, विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियम और नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि हमारा सेकंड लास्ट जो प्रश्न आपका इकोनॉमी का, इसमें आप ये कहा गया कि विदेशी बैंकों के साथ में आरबीआई की तरफ से क्या नियम की स्थिति है, वो जरा हम देखें। देखिए जैसे कोई मान लीजिए विदेशी बैंक है, वो एक तरह से भारत में 100% हिस्सेदारी के साथ में कोई अपनी सब्सिडी या सहायक बैंक खोलना चाहता है। तो आप देखिए, अगर आप बैंक खोलना चाहते हैं तो आपको कुछ न्यूनतम पूंजी की जो आवश्यकता है वो तो होगी, मिनिमम आपको पेड अप कैपिटल ऐसा कुछ तो रखना ही पड़ेगा। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि न्यूनतम पूंजी के बिना आप जैसे भी आए और चाहे तो भारत में कोई बैंक अपना खोल दें, तो वो संभव नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखें 5 अरब यानी एक तरह से आप देखें 500 करोड़ रुपए की न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता रहती है भारत में, अगर पूर्ण स्वामित्व वाला कोई सहायक बैंक खोला जा रहा है विदेशी बैंकों की तरफ से। तो यहाँ पर आप देखें जो पहला कथन है वो एक तरह से हो जाता है गलत। दूसरा, भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों बैंकिंग सब्सिडी के लिए बोर्ड सदस्यों के कम से कम 50% भारतीय नागरिक होने चाहिए। देखिए ये स्टेटमेंट काफी कंफ्यूजिंग है। अब यहाँ पर आप देखें 50% का जो आंकड़ा आरबीआई के एक तरह से गाइडलाइन में लिखा हुआ है, आरबीआई के जो डॉक्यूमेंट में दिया गया है डॉक्यूमेंट्स में, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी एक तरह से यहाँ पर डायरेक्टर हैं वो अगर हम देखें तो यहाँ पर बोर्ड में जो सदस्य हैं, एक तरह से बैंक के बोर्ड में जो सदस्य हैं वो 50% आपके यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है भारतीय, और साथ साथ आप देखें एनआरआई लिखा हुआ है, इसी के साथ साथ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसमें से हो सकता है। और इसमें से भी ये कहा गया कि 1/3 ऐसे होने चाहिए जो भारतीय रेजिडेंट हो, जो भारत में रहते हो। तो इस आधार पर ये कथन अगर देखें तो हम यहाँ पर गलत मानते हैं। क्यों? क्योंकि इस कथन के संदर्भ में आप देखें ये स्टेटमेंट पूरी तरह से यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि 50% की जो लिमिट है वो भारतीय नागरिक के साथ साथ यहाँ पर आप देखें उनमें से एनआरआई या पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी हो सकता है, और उसमें से 1/3 लोग भारतीय रेजिडेंट होने ही चाहिए। इस आधार पर दूसरे कथन के गलत यहाँ पर संभावना है। लेकिन अगर केवल इसी कथन के हिस्से को देखें तो हो सकता है कि यूपीएससी दूसरे वाले को एक तरह से सही मानकर उत्तर दे, तो ऐसा संभावना है। लेकिन जहां तक ज्यादा उम्मीद है कि दूसरे की भी एक संभावना है कि ये आपका एक तरह से स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो पूरा स्टेटमेंट है कि जो बोर्ड सदस्यों की बात कर रहे हैं, तो बैंक के बोर्ड के जो सदस्य होंगे उसमें भारतीय लोग कितने होने चाहिए या कितनी संख्या होनी चाहिए, उसमें ये केवल 50% भारतीय नागरिक होने चाहिए, ये स्टेटमेंट पूरा नहीं है। लेकिन अगर केवल इसी को लेकर चलें, हम आगे वाला स्टेटमेंट आरबीआई के डॉक्यूमेंट में न देखें तो सही हो सकता है, लेकिन हम इसे यहाँ पर गलत एक तरह से मानकर चल रहे हैं। तो इस आधार पर दोनों गलत हैं, तो उत्तर हमारा डी, ना तो 1 ना ही 2। लास्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। लास्ट मतलब सेकंड लास्ट प्रश्न की एक तरह से बात करते हैं। भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह है कि टैक्स देने के पहले जो एक तरह से प्रॉफिट रहता है, उस प्रॉफिट में से 2% हिस्सा आप देखें जो भारत में कंपनियां हैं उनको सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए खर्च करना है। जैसे आपने फैक्ट्री लगाया तो पर्यावरण को नुकसान हुआ, तो आप उसकी भरपाई कैसे करेंगे? तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। तो सीएसआर नियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को सीएसआर कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। मतलब आपकी कंपनी का मालिक कोई व्यक्ति है, उसका कहीं पर मान लीजिए कोई जमीन का हिस्सा, वहां पर आपने जाकर वृक्षारोपण करा दिया, तो ये एक तरह से नहीं माना जाएगा। ऐसा कोई खर्चा सीएसआर में किया जाए जो आपकी कंपनी के लोगों को सीधे लाभ देता है या उनसे उन्हें प्रॉफिट होता है, वो सीएसआर में माना नहीं जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि सीएसआर का खर्च करने के लिए जो प्रशासनिक काम उनके कर्मचारी करते हैं वो खर्चा सीएसआर में मान लिया जाता है। तो दोनों अंतर है। प्रशासनिक शब्द यहाँ पर नहीं लिखा गया है। इस आधार पर अगर हम देखें तो ये जो बोला गया है कि लाभ पहुंचाने वाले व्यय को सीएसआर कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट आपका एक तरह से हो जाता है सही। सीएसआर नियम निर्धारित करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को सीएसआर कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आपका सही है। दूसरा, सीएसआर नियम सीएसआर कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को विनिर्दिष्ट नहीं करते हैं। देखिए, यहाँ पर यह भी एक तरह से आप ध्यान रखिए कि जब हम प्रमुख रूप से बात करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, जब हम एक तरह से बात करते हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला जो स्टेटमेंट आपका वो सही है। दूसरे की बात करें, न्यूनतम व्यय अभी आपको मैंने बताया कितना है, 2%। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि सीएसआर के नियम में न्यूनतम व्यय को लेकर कोई एक तरह से यहाँ पर विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता, कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है। सीएसआर के नियम में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 2% न्यूनतम व्यय तो आपको करना ही करना है। तो ये कहना कि ऐसा कोई न्यूनतम व्यय का नियम नहीं है, ऐसा नहीं है। 2% आपको करना, उसके ऊपर आपकी अपनी मर्जी, आप कितना भी कीजिए। तो इस आधार पर पहला कथन तो सही है, लेकिन दूसरे की संभावना यहाँ पर हो जाती है गलत, क्योंकि अभी हमने देखा 2% कम से कम आपको खर्च करना ही है। तो पहला कथन सही है, तो उत्तर हमारा ए केवल एक सत्य है। लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं, और ये डी सेट का अंतिम प्रश्न भी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्विकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व तो निम्नलिखित में से किसके लिखित इंस्ट्रूमेंट है? देखिए, संपार्श्व का मतलब कोलेट्रल होता है, गिरवी रखना। तो यहाँ पर आप देखें कि कोलेट्रल जो एक तरह से लोनिंग की स्थिति होती है वो प्रमुख रूप से आपकी जुड़ी हुई है किसके साथ में? इंटर बैंक एक तरह से लोन में। जैसे अगर हम टर्म मनी मार्केट की बात करें, जिसको हम मनी मार्केट की बात करते हैं, तो टर्म मनी या एक तरह से कॉल मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट, जो 1 दिन, 7 दिन, 14 इस तरह के समय सीमा नहीं, 1 साल से कम समय के लिए बैंक आपस में लेन देन करते हैं। तो ये जो आपका कोलेट्रल के आधार पर लोनिंग की संबंधी होती है, इस तरह का जो दायित्व रहता है वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। ये आपका किसमें जुड़ा हुआ है? मुद्रा बाजार, मनी मार्केट के साथ में, जिसको प्रमुख रूप से आरबीआई की तरफ से देखा जाता है। तो बॉन्ड और विदेशी मुद्रा बाजार, स्टॉक बाजार तो नहीं हो सकता है। तो उत्तर आपका क्या है? सी। तो ये हमारे 17 प्रश्न हैं जो एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ में संबंधित है। उम्मीद है कि जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा को दिया है उनकी अधिकतम जो अंक है वो इकोनॉमी में 17 जो भाग है वहाँ से बन रहे होंगे, या कुल मिलाकर जो एक तरह से कट ऑफ की स्थिति उससे काफ़ी बेहतर अंक एक तरह से प्राप्त करके आप अपनी जो प्री की परीक्षा उसको पास कर पाएंगे। तो आप अपने दोनों प्रश्न जब दे लें उसके बाद एक तरह से जो क्वेश्चन है उसको चेक करके देखिए कहाँ पर एक तरह से आप पहुँच रहे हैं। और मेरी पूरी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ में है, जिससे कि आप प्री अगर क्वालिफाई बेहतर रूप में करने की स्थिति में दिख रहे हैं तो जल्द मेंस की तैयारी में जुटकर एक तरह से अंतिम रूप में सफलता प्राप्त करें। आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आगे के जो हमारे हिंदी में जो अलग अलग विषय के जो क्वेश्चन की जो चर्चा है वो भी बची हुई है। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए लगातार। जल्द आगे के जो भाग हैं उनको हम एक तरह से आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। तो आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी अपना बेहतर तरीके से ध्यान रखें। धन्यवाद।